हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारी वीडियो वॉइस के प्रैक्टिस क्लास 4th की वीडियो है, यानी कि इसके पहले हमने 3 वीडियो प्रैक्टिस पे बना चुके हैं और उसे आप देखे भी होंगे। तो आइए इस चीज़ को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और किस टाइप के हो सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चंस कॉमन एरर के हम प्रैक्टिस करा रहे थे, समझे कि सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस तक कराए थे, अब बात करेंगे 51 से। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो आपके सामने यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। क्या रहेगा? 51। और इस क्वेश्चन नंबर 51 में क्या एरर है, किस पार्ट में है, ये आपको बताना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रखते हैं, मतलब आज का पहला क्वेश्चन है। बाकी वॉइस प्रैक्टिस क्लास की 51 क्वेश्चंस नंबर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ रहा आपके सामने, पढ़िए इसको। देखिए लिखा है, द लोनली ट्रेवलर पजल्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। सैंड मीन्स होता है बालू। कर जो लोनली ट्रेवलर था, ट्रेवलर मतलब यात्री, जो यात्रा करते हैं। लोनली मीन्स अकेला, जो अकेला चलने वाला यात्री था, समझ रहे हैं। वो क्या किया? पजल्ड मतलब उलझन में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया। ठीक है। व्हेन ही डिस्कवर्ड, जैसे ही उसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, मतलब बालू पे फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान जैसे उसको दिखाई दिए। अब पैरों के निशान दिखाई दिए तो क्या हो गया? पजल हो गया, क्योंकि पैरों के निशान उसको दिखाई दे रहे थे कि कोई, यानी कि कोई व्यक्ति उसके जस्ट पहले गया हो जिसके पैरों के निशान उस बालू पे दिख रहे थे। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ। द वर्क मीन्स काम। द वर्क टायर्ड हिम। ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? तो आप बोलेंगे द वर्क मतलब जो काम है वो टायर्ड कर दिया, थका दिया। हिम मतलब उसको, काम ने उसे थका दिया। द वर्क टायर्ड हिम। अगर मैं कहूँगा इसका पैसिव बनाइए तो लिखेंगे ही वाज टायर्ड बाय द वर्क, या ही वाज टायर्ड बस लिख लेंगे। तो ही वाज टायर्ड, तो ही वाज टायर्ड जो है ये है हमारा पैसिव में। किस में है? पैसिव में। ये है पैसिव, ही वाज टायर्ड। क्योंकि यहाँ पे आपने यूज किया बीवर, बीवर के बाद आपने लिखा कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव में। तो ये है पैसिव में। ऐसे ही जो आपका सेंटेंस है, द लोनली ट्रेवलर पजल्ड, एक्टिव में है, लेकिन ऐसे आप जैसे उसके पहले वाज पजल्ड कर देंगे, PUZZLED पजल्ड, तो इसका मतलब लोनली ट्रेवलर जो था वो पजल्ड हो गया। समझ रहे हैं? जैसे आएगा ही पजल्ड मी, ही पजल्ड मी, यह है आपका एक्टिव में। और इसका जब पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज पजल्ड। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इसके पहले कोई ना कोई बीवर भी यूज होगा तो पैसे में होगा, पैसे में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ये पजल्ड हो गया। एक्टिव में इसका मतलब इसने पजल करने का काम इसको किया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लोनली ट्रेवलर खुद ही पजल्ड हो गया? व्हेन ही डिस्कवर्ड, जैसे उसने डिस्कवर किया, द फुटप्रिंट्स मतलब फुटप्रिंट्स को, ऑन द सैंड मतलब बालू पे। तो क्या आप समझ पाए कि इसके पार्ट ए में एरर रहा? पजल्ड के पहले आपको वाज का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? तो यानी कि इसका पार्ट ए हो जाएगा 51 का। समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसे इरेज करते हैं पहले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आएगा स्क्रीन पे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 और 52 का आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए तो क्वेश्चंस आप पढ़िए, मैं आपके सामने रखता हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52। आइए पढ़ते हैं इसको। लिखा है द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर एंड आपको दिख रहा है, एंड आपको पता होगा क्या है बताइए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का मतलब कि वो इक्वल ऑफ रैंक या इक्वल तरह के चीज़ों को ऐड करते हैं। मीन्स एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐड करेंगे तो दोनों सेंटेंस या तो एक्टिव में या तो पैसिव में हो, या एक नाउन को एक नाउन से ऐड करेंगे, एक वर्ब को एक वर्ब से करेंगे, एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव से करेंगे। इतनी सी बात आपको पता होगी क्योंकि इसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार कर चुका हूं। तो बढ़िए, यहाँ पे एंड जो दिख रहा है ना आपको, एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हो गया। उसके पहले का जो सेंटेंस है आप एक बार पढ़ेंगे, और एक चीज और ध्यान देंगे ना, एंड से जुड़े हुए दो वर्ब अगर आ जाए तो हमेशा सेम टेंस में होनी चाहिए। जैसे आ जाएगा ही बॉट 2 एप्पल्स, उसने 2 एप्पल्स को खरीदा। ही बॉट 2 एप्पल्स and he bought 2 apples and ate one of them. ate मतलब खाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड के जो पहले वर्ब यूज किया गया है वो भी है सेकंड फॉर्म। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एंड जो लगा है ना, एंड के पहले जब सेकंड फॉर्म यूज है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों सेम टेंस में होने चाहिए, एंड से जुड़े होने का मतलब। तो अगर आप किसी सेंटेंस को एंड से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सेंटेंस दोनों सेम टेंस के होने चाहिए। तो देखिए एंड से जुड़ा है, तो ही बॉट 2 एप्पल्स, उसने 2 एप्पल्स खाए नहीं खरीदे, एंड एट वन ऑफ देम, और उनमें का एक वो खाया। एंड एट वन ऑफ देम, तो एट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में आप लिख सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते कि उसने 2 एप्पल खरीदा और एक खाता है या खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर देंगे, वो मिस्टेक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये एंड की खासियत होती है कि सेम तरह के टेंस को ऐड करना चाहिए इसे। तो वही सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर, रोबर को अरेस्ट किए, एंड सेंड की जगह आपको करना पड़ेगा सेंट, एंड सेंट हिम टू प्रिजन, और उसे जेल भेज दिए। तो यहाँ पे सेंड जो है वहाँ पे सेंट करना पड़ेगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वैसे सेंटेंस पैसिव वॉइस से रिलेटेड नहीं था, वैसे सेंटेंस टेंस से रिलेटेड था, फिर भी आपके बीच में डाल दिया गया है। क्यों? ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि इसको किसी सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में आप कन्वर्ट कर दे। समझ पा रहे हैं? अगर आपने समझ लिया हो तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ूं। आइए बढ़ जाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो आएगा वो 53 रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, और इसका आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो था 52, इसका आंसर आप क्या देंगे? पार्ट सी देंगे ना, तो इसका आंसर होगा पार्ट सी में मिस्टेक। आइए इस सेंटेंस को इरेज करते हैं और 53 का आप आंसर क्या करेंगे? देंगे 53। पढ़िए क्या है 53 में, तब तक इसे मैं इरेज करता हूं।
देखिए जो 53 है पढ़िए, इट बिलीव्ड। इट बिलीव्ड आपको स्ट्रक्चर से क्या नजर आ रहा है, एक्टिव या पैसिव? तो आप बोलेंगे सर इट जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई, इससे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में है। सही कहा ना मैंने? आपने बिल्कुल ऐसा ही सोचा होगा। तो ये एक्टिव वॉइस में है। फिर दैट झिंगुर बाबू वाज वेरी मच नहीं, वेरी रिच इन द विलेज। तो इट बिलीव्ड दैट झिंगुर बाबू वाज वेरी रिच इन द विलेज, मतलब झिंगुर बाबू बहुत धनी है, धनी थे कहाँ पे? गांव में। अब इधर वाज लिखा है ना, झिंगुर बाबू वाज है, बात पास्ट की हो रही है, तो सेंटेंस जो उधर लिखा है वो भी पास्ट में ही करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा? इट वाज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा किया जाता था। इट वाज बिलीव्ड आपको करना पड़ेगा। बिलीव के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिलीव्ड के पहले आपको बी वर्ब यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई, वो भी पास्ट का वाज करना पड़ेगा क्योंकि इधर पास्ट का वाज है। तो आई होप कि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही समझ गए होंगे, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इस वजह से चलिए आइए हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। वैसे ना 53 का आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे ए, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद बात करेंगे 54, और आप बताएंगे 54 का आंसर क्या होगा। तब तक मैं क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं। आइए देखिए, हो गया, पढ़िए। वी वर प्लेस्ड बाय द न्यूज विच ही हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर। एक चीज याद रखेंगे, वी हैड रिसीव्ड जो लिखा है ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और एक आप थोड़ी सी बात याद कर लेंगे, वैसे टेंस की बातें हैं। एक वर्ड मीनिंग होती है अगो। अगो मीन्स पहले, अगो मीन्स पहले। वैसे आप हिंदी जानते हैं तो ठीक है, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। अगो मीन्स पहले। एक होता है बिफोर, BEFORE। अब बिफोर की जो मीनिंग होती है वो होती है पहले। अब आप कहेंगे सर दोनों की मीनिंग पहले होती है, तो कहाँ पे हमें अगो यूज करना चाहिए और कहाँ पे बिफोर करना चाहिए? इतना तो अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लेंगे। देखिए, अगो को यूज करेंगे आप सिंपल पास्ट टेंस में, जिसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करेंगे अगो, और बिफोर यूज करेंगे किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करेंगे क्या? बिफोर, और पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे अगो। और देखिए सेंटेंस में यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? बिफोर यूज किया गया है। अब बिफोर यूज किया गया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो वी हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर जो लिखा है बिल्कुल 100% करेक्ट है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वी वर प्लीज्ड जो लिखा है यहाँ पे, ये पैसिव में है। बाय द न्यूज, अब बाय द न्यूज जो लिखा है तो इसको ध्यान से सुनेंगे। बाय द न्यूज जो लिखा है इसको ध्यान से सुनेंगे। प्लीज्ड जो लिखा है ना, PLEASED, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। जो प्लीज्ड है इसके साथ कभी भी हम लोग बाई नहीं यूज करते हैं, बल्कि विथ का यूज करते हैं। किसका? विथ का। तो यही बस मिस्टेक था। वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज के जगह पे लिखना पड़ेगा वी वर प्लीज्ड विथ द न्यूज। विच, अब देखिए न्यूज जो है कोई थिंग्स आ गया, कोई पर्सन है नहीं, तो हु नहीं, बल्कि विच का यूज करेंगे। जो किया गया बिल्कुल करेक्ट है। विच वी हैड रिसीव्ड, जिसको हम लोगों ने रिसीव किया था अ डे बिफोर, एक दिन पहले। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपका। क्वेश्चंस का आंसर अगर अब देखा जाए तो क्वेश्चंस के आंसर होंगे बी। पार्ट बी में एरर था, बाई को कट करके आपको विथ करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बी। अब बात करते हैं आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की। अब आप बताएंगे मुझे कि 55 का आंसर्स क्या होंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे, आप इसे पढ़ते रहिए और इसमें जो भी मिस्टेक हो आप बताइए, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ।
तो आइए, आप क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल एक बार मेरे साथ पढ़िए। आइए देखते हैं, समझते हैं। वैसे इस क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक लग रहा है, समझ रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि इसमें क्या मिस्टेक है। इस क्वेश्चंस में जो मिस्टेक था पता है क्या है, वहां जो जेड लिखा है दैट के बाद कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट उसमें है आई। क्या है? आई। तो और ध्यान से सुनेंगे, जो सब्जेक्ट आई है, जेड जहां पे लिखा है वहां पे आई है, वो आई उठ करके चलाया है पहले। कहाँ चलाया है? पहले। तो जो स्टार्टिंग में आई लिखा है, इस आई को आप यहां से कट करके करेंगे कहां पे? जेड के जगह पे। ओके, तो क्वेश्चन आप पहले सही कर लीजिए। अब आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है माई मदर सजेस्टेड टू मी। ओ, यहां पहले ही मिस्टेक मिल गया। माई मदर सजेस्टेड मी जो लिखा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सजेस्टेड के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, सजेस्टेड टू मी होता है, तो बीच में एक प्रीपोजिशन आपको लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे माई मदर सजेस्टेड टू मी दैट I should write to her at least 2 letters every month। समझ गए? तो इसके आंसर्स क्या बोलेंगे आप? इसका आंसर होगा पार्ट ए। पार्ट ए में एरर है, सजेस्टेड के बाद 2 होना चाहिए। वैसे जो आई है और जेड जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, तो जेड को आपको वहाँ से कट करके आई जो स्टार्टिंग में दिख रहा है उसे उठाकर जेड की जगह पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस को पढ़ के उसमें एरर फाइंड करना होगा। तो आप करेंगे सजेस्टेड टू मी, 2 जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है जो कि वही मिस्टेक है, तो आंसर हो जाएगा 55 का पार्ट ए। क्या आप समझ पाए ना? तो इसका 55 का आंसर होगा ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा आप जरा बताएंगे? बताइए। और रहा क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे लीजिए। हाँ, मिल गया। आइए पढ़ते हैं। हु वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। ठीक है, सही है। हु वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। अब यहाँ हु नहीं हुम ना, तो हुम वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। वाज जो लिखा है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो हुम दिख रहा है वो क्वेश्चन वर्ड है। वाज के बाद जो जयप्रकाश नारायण दिख रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव में पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कॉल्ड लिखा गया है। कहा जाता है क्या? लोकनायक कहा जाता है। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। कह रहा है किसके द्वारा किया जाता है? तो बाई हुम होगा। समझ पा रहे होंगे ना? तो हुम के पहले यहाँ पे बाई का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हुम जो है ये बाई प्लस एजेंट बना है और ये एक्टिव वॉइस में हु रहा होगा। समझ गए होंगे? जैसे एक्टिव वॉइस में रहा होगा कि हु कॉल्ड जयप्रकाश नारायण लोकनायक। हु कॉल्ड कौन कहा? क्या? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा? लोकनायक, मतलब लोकनायक कहा। तो हो जाएगा कि बाय हुम वाज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बाई करना पड़ेगा। इसका पार्ट ए हो जाएगा 56 का। तो 56 का भी आंसर आपको मिलेगा ए। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। और इसका आंसर आप जरा बताइए फटाक से क्या होगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने रहा स्क्रीन पे। हाँ, पढ़िए। He was extremely annoyed by his wife's unreasonable activity। अब पढ़िए। कह रहा है he was extremely annoyed। annoyed के बारे में किसी पिछले वीडियो में जिक्र किया जा चुका है, जो वॉइस के प्रैक्टिस की वीडियो है। इसमें पहला, दूसरा या तीसरा किसी में किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और वाज जो है यहाँ पे बी वर्ब है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है और एडवर्ब बीच में आ सकता है। पर यहाँ पे ये समझना है आपको कि बी वर्ब और एनवायर्ड दोनों के बीच में, मतलब बी वर्ब के बाद एनवायर्ड थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। एक्टिव नहीं पैसिव, सॉरी एक्टिव नहीं पैसिव में है। ठीक है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली एनवायर्ड, ये सेंटेंस आपका हुआ पैसिव में। और पैसिव के बाद, एनवायर्ड के बाद आपको बाई दिख रहा है। ठीक है, तो एनवायर्ड के बाद बाई कभी नहीं आता है, एनवायर्ड के बाद एट आता है या विथ आता है।
समझ रहे हैं। विथ आएगा कब, जब किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से आप एनवायर्ड होंगे और किसी थिंग से, किसी चीज से होंगे तो वहां पे एट आएगा। तो वो किससे एनवायर्ड हो गया है, हिज वाइफ्स अनरीजनेबल एक्टिविटी, अपने वाइफ के अनरीजनेबल एक्टिविटी से हुआ है, न कि अपने वाइफ से वो एनवायर्ड हुआ है। कहेंगे सर बिल्कुल अपने वाइफ से नहीं, बल्कि वो अपने वाइफ के अनरीजनेबल मतलब जो बिना कारण बस कोई बिना कारण की कोई एक्टिविटी होगी, तो अनरीजनेबल एक्टिविटी की वजह से वो क्या हुआ है, एनवायर्ड हुआ है। समझ गया। तो यहाँ पे एनवायर्ड क्या करना पड़ेगा, एनवायर्ड ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो बाई को कट करके करेंगे ऐड, तो आपका आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा, 57 का आंसर होगा बी। और आप आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की, जिसका आंसर क्या होगा आप बताने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। और क्वेश्चन नंबर रहा 58 आपके सामने, मैंने लिखा 58। Binay said that the famous professor had been run over by a truck। पढ़िए 58 और बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, बताइए जल्दी बताइए। वैसे ये क्वेश्चंस मुझे लग रहा है आपके लिए छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ना चाहिए ताकि एक क्वेश्चंस का आंसर आप दें, पर आंसर मैं दे ही दूंगा। चलिए छोड़िए, आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। तो बिनय सेड, बिनय ने कहा, दैट मीन्स कि द फेमस प्रोफेसर, एक जो फेमस प्रोफेसर थे, हैड बीन रन ओवर, उन्हें रन ओवर कर दिया गया, मतलब कुचल दिया गया, बाय ट्रक, एक ट्रक के द्वारा, एक ट्रक द्वारा उन्हें कुचल दिया गया। बिल्कुल सही है। हैड बीन, बिन जो दिख रहा है बीवर हुआ, रन ओवर जो है कुचलना की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म में है। और बाय ट्रक, एक ट्रक के द्वारा उन्हें कुचल दिया गया, किसको, द फेमस प्रोफेसर को। यानी कि लिखा हुआ सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो एरर होगा, तो आपका आंसर नंबर होगा ई। समझ गए। तो आइए हम बात करते हैं 58 के आंसर की, तो जो हो जाएगा ई। तो इसके पार्ट ई में मिस्टेक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, किसकी, 59। और इसका आंसर आप यहाँ मुझे बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। वैसे 59 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। चलिए आइए पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। बाय हुम वाज द टीचर हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली वुंडेड बाय अ क्रिमिनल। पढ़िए पढ़िए क्या मिस्टेक है। 59 कह रहा बाय हुम वाज द टीचर हेल्प्ड, ठीक है, किसके द्वारा टीचर की हेल्प की गई। व्हेन मतलब जब, ही सीरियसली वुंडेड, जब वो सीरियसली वुंडेड मतलब घायल कर दिए, बाय ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल के द्वारा। अब घायल कर दिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ही सीरियसली वुंडेड स्ट्रक्चर के आधार पर एक्टिव है। ही सीरियसली वुंडेड, इसका मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर क्या एक्टिव। रुकिए मैं लिख देता हूं तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ही सीरियसली, OUSLY, सीरियसली वुंडेड। मान लीजिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, ही और बीच में आपने लगाया एडवर्ब और सीरियसली वुंडेड। वुंडेड जो है आपका यहाँ सेकंड फॉर्म है और ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लिखा, क्योंकि थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता है। थर्ड फॉर्म आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, ये तो एडवर्ब है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है। तो अगर ये सेकंड है तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का बना, और एक्टिव का बना तो यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा है ही, इसका मतलब कि ये जो ही व्यक्ति है इसी ने उंड किया है, किसी को घायल किया है। तो फिर आगे बाय ए क्रिमिनल जो लिखा है उसका क्या मतलब हुआ, उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। कह रहा है एक क्रिमिनल के द्वारा वो घायल किया नहीं बल्कि वो कर दिया गया, क्रिमिनल उसे घायल किए होंगे। बाय प्लस एजेंट जो लिखा है बाय अ क्रिमिनल, वो यहाँ पे डूअर का काम कर रहा है, और ही जो है ये सब्जेक्ट है पर वो रिसीवर है जो यही उंड हुआ है, घायल हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पहले कोई ना कोई बी वर्ब यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। तो हो जाएगा कि ही वाज सीरियसली, OUSLY, सीरियसली वुंडेड। अब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिस्टेक था,
व्हेन ही वॉज सीरियसली, यानी कि पार्ट इसको बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे, ही, और सीरियसली के बाद आपको बीच में यूज करना था वॉच। तो आपका पार्ट क्या रहा, सी ना, पार्ट आपका सी रहा। तो 59 का आंसर आप लिखेंगे सी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नहीं 60 की बात करेंगे ना, 60 की, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने रहा स्क्रीन पे, आप पढ़िए और आंसर दीजिए। तो लिखा है द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड टुक अवे मेनी प्रेशियस थिंग्स। ऐसे क्वेश्चंस पीछे कई बार कराए जा चुके हैं, यानी कि पिछले कई क्वेश्चन इसी टाइप्स के आपके सामने कराए गए हैं सॉल्व। आप इसे खुद कर सकते हैं, करिए, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वॉइस में, क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। अब आपको लगेगा कि हाँ सर वॉइस के क्वेश्चंस तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन बस आप प्रैक्टिस क्लास में जुड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाएंगे कि नहीं सर प्रैक्टिस तो मुझे करना नहीं है, बस आप थियरी पढ़ाते रहिए। थियरी पढ़ाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में जाने के बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, थियरी से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, आइए तो इसको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लिए होंगे शायद, आइए पढ़ते हैं एक बार मेरे साथ। लिखा द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस। अब ध्यान से सुनेंगे, हाउस के बाद एंड लिखा है ना, एंड क्या करते हैं, इक्वल रैंक की चीज़ों को ऐड करते हैं। सेंटेंस, फ्रेज या क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक के जो होते हैं उन्हें ऐड करने का काम करता है एंड ही नहीं, जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जैसे लिखा द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस, सेंटेंस आपका पैसिव है स्ट्रक्चर के आधार पे। पूछेंगे सर मुझे कैसे पता, वर जो है बी वर्ब का एक फॉर्म है और ब्रोकन इनटू थर्ड फॉर्म है, यानी कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दिखा, इसका मतलब समझ गए सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे पैसिव है। अब मीनिंग के आधार पे वो एक्टिव होना चाहिए पैसिव, अभी उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। आगे पढ़ते हैं। एंड टुक अवे जो लिखा है, टुक अवे मतलब कोई चीज़ लेकर चले जाना। क्या लेकर चले गए वो लोग, मेनी प्रेशियस थिंग्स, यानी कि जो रोबर्स थे, जो लुटेरे लोग थे, रोबर्स मतलब जो लूटते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो जो क्या किया, ब्रोक इनटू द हाउस, घर में जबरदस्ती घुस गए, एंड टुक अवे लेकर चले गए मेनी प्रेशियस थिंग्स को, मेनी प्रेशियस थिंग्स को लेकर चले गए। अब इसको सही करने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे सही हो पाएगा। तो दोनों में से पहले मैं एक एक को बारी बारी से बात करता हूँ। ओके, लिखा है द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड टुक अवे मेनी प्रेशियस थिंग्स। अब ध्यान से सुनेंगे, एंड के बाद जो टुक अवे मेनी प्रेशियस थिंग्स है, तो इसका टुक अवे का जो सब्जेक्ट है, एंड के पहले जो लिखा गया है सब्जेक्ट, एंड के पहले वाले क्लॉज में द रोबर्स वही लोग हैं। तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि जो रोबर्स हैं टुक अवे लेकर चले गए मेनी प्रेशियस थिंग्स को। तो इसे आप पैसिव में कर देंगे तो हो जाएगा क्या, मेनी प्रेशियस थिंग्स वर टेकन अवे। ये तो करेक्ट हो जाएगा कि बहुत सारी जो प्रेशियस थिंग्स थी वो टेकन अवे कर ली गई, मतलब लेकर चले गए वो लोग, कौन, रोबर्स लोग, ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे के द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस। अब रोबर्स को जबरदस्ती घर में घुसा दिया गया। अब घुसाने का काम नहीं होगा, रोबर्स है तो उन्हें घुसाएगा कौन, भाई रोबर तो खुद ही घुसेंगे। ऐसा कोई थोड़ी है कि नहीं गांव में कोई आपके होंगे जो अच्छे से व्यक्ति होंगे, मतलब सीधे साधे व्यक्ति होंगे, भोले भाले, वो रोबर्स को घर में घुसा देंगे, नहीं। अगर वो खुद ही घुसाने वाला रोबर्स होंगे तो खुद ही रोबर्स होंगे, वो भी घुस जाएंगे साथ में। यानी कि जो रोबर्स होंगे खुद घुसेंगे ना, कि वो किसी को घुसाएंगे नहीं, या रोबर्स को घुसा दिया गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, रोबर्स खुद घुसे होंगे। तो रोबर्स जो थे वर ब्रोकन इनटू द हाउस के जगह पे करना पड़ेगा द रोबर्स ब्रोकन की जगह सेकंड फॉर्म करेंगे, ब्रोक इनटू द हाउस, घर में जबरदस्ती घुसे, एंड टुक अवे लेकर चले गए मेनी प्रेशियस थिंग्स को। करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो इसमें आपका मिस्टेक रहा पार्ट ए में, ठीक है। तो 60 का पार्ट ए बोलेंगे, यहाँ पे रहा 60 क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो यहाँ आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 61 और आप बताएंगे 61 का आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 61।
चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, आप इसका आंसर दीजिए। चलिए वैसे ऐसे क्वेश्चंस भी पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं कराया जा चुका है, आप पढ़ के समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। फिर भी मैं भी आंसर दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार खुद से आंसर इसकी देने की कोशिश तो कीजिए। चलिए तो एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर मेरे साथ आप पढ़िएगा। पढ़िए। अब बताइए, पढ़ लिए क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, कहीं मिस्टेक मिला तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं आपको मिला होगा तो ठीक है, मैं बता देता हूं। लिखा द बेंचेज, बेंच समझते हैं ना, जिन पे स्टूडेंट्स बैठ करके पढ़ते हैं उन्हें बेंच कहते हैं, ठीक है। तो लिखा द बेंचेज हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बट दे हैव नॉट बीन सेट ऑन। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, दे हैव नॉट बीन सेट मतलब जो बेंचेज हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं फॉर न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनके लिए अरेंज किए गए हैं। बट मतलब लेकिन दे हैव नॉट बीन सेट ऑन, लेकिन दे हैव नॉट बीन सेट ऑन, लेकिन इन बेंचों पे अभी तक बैठा नहीं गया है। दे हैव नॉट बीन सेट ऑन, यहाँ पे दे हैव नॉट बीन सेट ऑन करना पड़ेगा, सेट के बाद ऑन लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो वैसे इसके पार्ट डी को बोलेंगे कि एरर है, तो बस इसका आंसर आप लिख दे देंगे यहाँ पे पार्ट डी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 62, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हाँ चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए, आपके सामने है। Whom was the interesting novel गोदान written? पढ़िए। अब कह रहा है जो एक इंटरेस्टिंग नॉवेल है जिसे हम गोदान कहते हैं, कह रहे हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लिखने वाला कोई होंगे जो एजेंट का काम कर रहे होंगे यहाँ पे, या डूअर का कर रहे होंगे, और डूअर के पहले पैसिव वॉइस में बाई या कोई प्रीपोजिशन उपयुक्त यूज किया जाता है, और जो डूअर होते हैं उनके साथ हम लोग बाई का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो बाई हुम करना पड़ेगा यहाँ पे, बाई हुम वाज द इंटरेस्टिंग नॉवेल गोदान रिटेन, ओके। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हुम के जगह पे आप हु कर देंगे, हु वाज द इंटरेस्टिंग नॉवेल गोदान रिटेन बाई। सही तो दो तरीके से हो सकता है, पहला चीज कि हुम को हु करना पड़ेगा और रिटेन के बाद बाई यूज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे पार्ट डी को एरर मानेंगे कि पार्ट ए को मानेंगे, कन्फ्यूजन होगा, दो पार्ट में आपको करेक्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको करना यही होगा कि किसी एक पार्ट में ही एरर फाइंड करना होता है, किस पार्ट में है। तो जब हुम लगाया है तो उसके पहले बाई यूज होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पहले वाले पार्ट ए को लेंगे कि वो मिस्टेक है, तो हुम के पहले आपको बाई यूज करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये भी आंसर आपका रहा ए। अब आगे हम बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन नंबर 63 रहा, और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। और मैं रखता हूं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 63, पढ़िए एक बार। लिखा है माई न्यू बुक, मैं भी पढ़ लेता हूं, मेरे साथ ही पढ़ लीजिए। आइए, माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरी जो नई बुक है विल बी पब्लिश्ड होगी नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ होगी। तो इसमें क्या मिस्टेक है बताइए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, छोटा सा है, आप आंसर खुद कर सकते हैं। माई न्यू बुक मतलब मेरी जो नई किताब है विल बी पब्लिश्ड, और पब्लिश्ड होगी या कराई जाएगी कब, नेक्स्ट मंथ को। तो यानी कि इसमें नो एरर है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 63 का ई। जिस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होते हैं उसका ऑप्शन नो एरर यानी कि पार्ट ई होता है, समझ गए। तो इसमें आपका आंसर लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे, ई। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, और 64 का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वो रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 64 स्क्रीन पे, पढ़िए। हाँ चलिए आइए पढ़ते हैं। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस है,
आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर दे लेंगे अगर थोड़ा सा बारीकी से आप पढ़ें तो एक बार आप खुद से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं तो हूँ ही देने के लिए, पर आप कोशिश एक बार खुद से कीजिए। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ लेते हैं। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, बाय द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज के द्वारा। अब यह शेक्सपियर के प्लेज के द्वारा, अब ऐसा आपको लग रहा है क्या कि जो शेक्सपियर का प्लेज है वो कोई एक्शन करेगा? नहीं, डूअर तो है नहीं, डूअर होता तो बाई सही होता, अब बाई तो होगा नहीं, बाई नहीं होगा तो बाई को आप कट करेंगे और किसी अदर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और वो अदर प्रीपोजिशंस में क्या प्रीपोजिशन हो सकते हैं एक बार आप गेस करके मुझे बताएंगे, बताइए जल्दी से। वैसे चलिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, वाइस के वीडियो पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम यूज़ किए हैं, जहाँ पे हम बाई प्लस एजेंट के जगह पे किसी अदर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वैसी कोई वीडियो होगी जिसमें आप जा कर के इन्हें देख सकते हैं, सारी लिस्ट आपके सामने रखे गए हैं। वैसे मैं भी बता दे रहा हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, लिखा है ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन, और याद रखेंगे इंटरेस्टेड कंटेंट के साथ में इन का यूज किया जाता है। दो वर्ड याद रखेंगे, दो, इंटरेस्टेड और कंटेंट, इनके साथ में आप यूज करेंगे इन। तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे बाई को कट करके आपको करना पड़ेगा इन, और माना जाएगा इसका आंसर होगा सी। ओके, तो 64 का आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। तो 65 का आंसर एक बार आप बताइए क्या होगा, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो रहा आपके सामने स्क्रीन पे, मैं रखने जा रहा हूं क्वेश्चंस। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 65 पढ़िए। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक अप एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक अप होगा या कुड नॉट बी टेकन अप होगा, एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड। तो कह रहा है द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे वर्क है कुड नॉट बी टेकन अप, उन्हें टेकन अप नहीं किया गया। एज मतलब क्योंकि द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए थे फंड। समझ गए? यहाँ पे द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी टेकन अप, तो कुड के बाद क्या करेंगे, कुड नॉट के बाद बी टेकन अप करना पड़ेगा। तो यानी कि आंसर आपका बी था, बी में ही मिस्टेक है, तो कुड नॉट बी टेकन अप करना पड़ेगा, बी टेकन अप। ओके, तो आंसर इसका बी बोलेंगे। 65 का आंसर क्या बोलेंगे आप? बी। अब आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, जिसे हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 66, और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा क्या। चलिए तो बताइए, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने रहा, एक बार पढ़िए। गांधी जी, आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। गांधी जी विल ऑलवेज रिमेंबर, अब सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव स्ट्रक्चर के आधार पे बताइए। तो बोलेंगे सर स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाए तो सेंटेंस है एक्टिव, यानी गांधी जी विल रिमेंबर, गांधी जी याद करेंगे, मतलब गांधी जी याद करने का, रिमेंबर करने का वर्क जो है ये गांधी जी को करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी एजेंट बन गए अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो, या सब्जेक्ट बने जो डूअर का काम कर रहे हैं, तो गांधी जी रिमेंबर करेंगे। फॉर व्हाट ही डिड, जो कुछ भी वो किए, फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए, कंट्री के लिए जो कुछ भी वो किए उन्हें गांधी जी याद करेंगे या गांधी जी को याद किया जाएगा। गांधी जी को याद किया जाएगा ना, सेंटेंस ऊपर मतलब जो सेंटेंस है गांधी जी ऑलवेज रिमेंबर, ये स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस एक्टिव में है, पर सेंस जा रहा है पैसिव में। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना? बिल्कुल है। तो इसे करेक्ट करने के लिए गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड करना पड़ेगा, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यानी कि बी करना पड़ेगा, रिमेंबर्ड करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, तो जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस करेक्ट है नहीं अभी, इसे करेक्ट करने के लिए आपको बी रिमेंबर्ड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप बोलेंगे बी, यानी कि 66 का आंसर होगा बी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइए 66 का आंसर होगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, कि 67 का आंसर क्या होगा।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 67 के सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 67। वैसे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 67। द स्टॉर्म was so furious that the roofs of many houses were blew off। अब देखिए वर के बाद दो ही फॉर्म लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। वर जो है बी की फॉर्म है और वर के बाद दो ही चीज आप लिख सकते हैं। पहला चीज क्या कि आप लिख सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस है एक्टिव में, या आप लिख सकते हैं कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस पैसिव में है। वर्ब सिर्फ दो ही फॉर्म, वर्ब के बाद आप वर्ब की केवल दो ही फॉर्म लिख सकते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। एक्टिव में सेंटेंस है तो आईएनजी लिखिए, पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म लिखिए। पढ़ते हैं कि एक्टिव में मीनिंग है या पैसिव में। द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस। स्टॉर्म समझते हैं आधी तूफान जो तेज की आती है, हवाएं बहती हैं। तो कह रहा द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस। स्टॉर्म इतना फ्यूरियस थी, क्रोधित थी, मतलब बहुत भयंकर आधी तूफान आ गई थी। दैट मतलब कि द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेज, बहुत सारे घरों के जो रूफ थे वर ब्ल्यू ऑफ, ब्ल्यू ऑफ हो गए, उड़ गए, बह गए। ऐसा कैसे होगा, आधी तूफान में उड़ गए, बह गए। तो वर के बाद ब्लू जो लिखा है वो सेकंड फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। BLAW ये है सेकंड फॉर्म, आपको इसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा BLOWN, ब्लोन, और ऑफ भी साथ में है ना, तो ब्लोन ऑफ करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या बोलेंगे, पार्ट डी। समझ गए? तो आइए इसका आंसर होगा पार्ट डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 का, और आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं क्वेश्चंस लगाता हूं आपके सामने स्क्रीन पे 68। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, पढ़िए। तब तक इसे इरेज भी मैं करता हूं, आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वैसे अब क्वेश्चंस तो आप पढ़ ही लिए होंगे। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ये नाम है, ठीक है ना, फूलो रिफ्यूज्ड। जो फूलो थे वो रिफ्यूज्ड कर दिए टू एडमिट करना। फूलो रिफ्यूज्ड टू एडमिट दैट ही हैड चार्ज्ड सीटेड बाय द पुलिस। फूलो रिफ्यूज्ड टू एडमिट दैट ही हैड चार्ज्ड, ही हैड चार्ज नहीं होगा ना जी, ही हैड चार्ज्ड, और यहां पे हैड बीन होना चाहिए। फूलो रिफ्यूज टू एडमिट दैट वैसे ध्यान से सुनेंगे, यहां पे हेड के साथ बीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फूलो रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज कर दिए। टू एडमिट, एडमिट करना, दैट मतलब कि ही हैड बीन चार्ज सीटेड बाय द पुलिस, कि पुलिस के द्वारा उन्हें चार्ज सीटेड किया गया, इस चीज़ को इनकार कर दिए। तो हैड के बाद आपको बीन यूज करना पड़ेगा, तो यानी कि इसका आंसर आप क्या मानेंगे, हैड बीन, यानी कि सी मानेंगे, ठीक है। तो 68 का आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 की। अब बताएंगे 69 में आंसर क्या होगा, चलिए बताइए एक बार। वैसे क्वेश्चन नंबर 69 भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तभी तो बताएंगे। आइए देखते हैं। हाँ चलिए, योर बिहेवियर, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ लीजिए एक बार। योर बिहेवियर इज सो रूड दैट एवरीबॉडी डिस्गस्ट विथ यू। गड़बड़ हो जाएगा ना, एवरीबॉडी वाज डिस्गस्टेड होगा, एवरीबॉडी वाज डिस्गस्टेड विथ यू, कि सभी लोग आपसे क्या हो गए, डिस्गस्टेड हो गए, ठीक है। आपका बिहेवियर ही ऐसा था कि सभी लोग आपसे क्या हो गए, डिस्गस्टेड हो गए, ठीक है, सही है। तो वाज डिस्गस्टेड करना पड़ेगा, तो वाज करना पड़ेगा डिस्गस्टेड, एवरीबॉडी के पहले वाज का यूज करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ये भी सी माना जाएगा, क्या, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 70 की। अब आप बताएंगे 70 का आंसर क्या होना चाहिए, आप बताएंगे। और बताने से पहले मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70 स्क्रीन पे। ही विल हैव अरेस्टेड, ही विल हैव अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर चुका होगा, बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर, दूसरा मर्डर करने से पहले वो गिरफ्तार कर चुका होगा या किया जा चुका होगा, तो किया जा चुका होगा। ही विल हैव बीन अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर। सही
सही है। तो अरेस्टेड के पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बीन। सेंटेंस को पैसिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसिव में मीनिंग जा रही है और एक्टिव में लिखा गया है। तो ही विल हैव बीन अरेस्टेड, तो बीन करना पड़ेगा, आंसर होना चाहिए आपका बी। क्या होना चाहिए, बी। इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहें और अपना डाउट जरूर शेयर करें।